नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश गढ़वी और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुजरात में लोक रक्षक दल का मुद्दा बड़े ही जोरों से उठाया जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हुई है जिनके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता था और इसीलिए आज मैंने मेरे इस वीडियो में आमंत्रित किया है शिक्षित युवा बेरोजगार समिति के एक सभ्य जो कि LRD का पक्ष रखते हैं। शिक्षित युवा बेरोजगार समिति में कमलेश सोलंकी हमारे साथ है और वो हर उस सवाल का जवाब देंगे जो मेरे या फिर आपके मन में है। कमलेश भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको, आप उन लोगों को बताइए जो ये नहीं जानते हैं कि गुजरात में LRD का मुद्दा क्या है या फिर गुजरात में शिक्षित युवा बेरोजगार समिति बनाने की मांग क्यों उठी। सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए ताकि लोगों को पता चले कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। हाँ, पहले तो आपका खूब खूब आभार नरेश भाई। आप सभी टाइम में मेरे को सपोर्ट करते हो और मेरी हालचाल आप पूछते रहते हो, इसलिए आपका धन्यवाद है सर जी। दूसरी बात ये LRD का मुद्दा क्या है। तो LRD का मुद्दा तो गुजरात में तो सबको पता ही है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि LRD का क्या है सर जी, कि जब LRD की जब वैकेंसी बाहर पड़ी थी ना, तब 9,713 वैकेंसी थी। फिर उसमें 2018 का GR था, 1/8/2018 का GR था। उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट ने एक परिपत्र जाहिर किया था। वो GR के हिसाब से उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी महिला अनामत के महिला रिजर्वेशन में से, इसीलिए वो उसमें भेदभाव हुआ, इसलिए महिलाओं ने आंदोलन किया गांधीनगर में। वो 72 डेज या 73 डेज सब महिलाओं बैठी थी वहाँ पे बैठी थी और उन्होंने आंदोलन किया। बाद में सरकार प्रेशर में आ गई। क्यों अनामत और बिन अनामत की जो भी महिलाओं थी वो सामने आ गई, इसलिए सरकार ने प्रेशर में आके उसकी सुपर न्यूमेरिक, उसका मतलब होता है अलौकिक जगह, वो एक सरकार के पास वीटो पावर होता है। सुपर न्यूमेरिक शब्दों का उल्लेख करके उसने ओनली फॉर महिलाओं में ही जगह बढ़ाई, पुरुषों में कोई भी जगह नहीं बढ़ाई। इसलिए ये आर्टिकल 15 का पूरा भंग हुआ, समानता का हक का भंग हुआ, लिंग की बाबत में भेदभाव किया सरकार ने। इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारा अधिकार का भंग हो रहा है। इसीलिए मैं 16 फरवरी को मेरे 10 साथी लेके गांधीनगर पहुंचा था और वो 10 से 2020 को मैं 10 मेरे फ्रेंड को लेके पहुंचा था। आज मेरे पास 4000 लोग हैं। नहीं, अच्छी बात है, आपसे लोग जुड़ रहे हैं। और इसकी वजह से ये जो हुआ, इसकी वजह से हमने भी मोर्चा खोल दिया कि भाई हमको अन्याय हुआ है, हमको हमारा न्याय की। और दूसरी बात ये 2014 का GR है, एक परिपत्र है, उसमें आनंदीबेन पटेल ने 2014 से पहले 30% अनामत थी और आनंदीबेन पटेल ने 2014 में 33% कर दी। इसकी वजह ये हुई कि 33% कर दी महिला रिजर्वेशन, बराबर। उसकी वजह से 67% हमारे भाग में जाती है, पुरुषों के भाग में। तो हमने ये बोला कि आप 33% महिलाओं को दे रहे हो, तो अभी आपने जो जगह बढ़ाई उसकी वजह से महिलाओं की रिजर्वेशन तो 46 हो गई। जो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि 46 क्यों हो गई, हमको ये जानना है कि भाई हमारी 67% हमारी जो सीट है वो हमको दे दी जाए, हमको कोई दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला। फिर आंदोलन चला, अभी ये 4-5 महीने हो गए और बाद में हम लोग, आपको भी खबर होगा, हम लोग 3 से 4 बार हजार लोग डिटेन हुए थे गांधीनगर में। हाँ जी, मुझे पता है इस बारे में। काफ़ी हल्ला हुआ था मीडिया में और गुजरात में बहुत जोर शोर से मीडिया में ये खबर चली। मुझे ये बताइए, आप पिछले दिनों सरकार से मिले तो वो कौन लोग थे? दूसरी बात नरेश भाई, दूसरी बात कि वो हुआ बाद में हमको कोई नहीं सुन रहा था। अभी ये मीटिंग हुई ना, आप मीटिंग की बात कर रहे हो ना, जो सरकार में मीटिंग हुई, ये मीटिंग हुई ना, तो सब लोग बिल में से बाहर निकल गए। हम लोग सबके पास दर बदर भटक रहे थे कि हमारी हेल्प कीजिए, हमारे सरकार के साथ मिलाइए, हम आपको हाथ जोड़ते। एक भी लोग नहीं आए। हम लोग हजार लोग डिटेन हुए ना, कोई भी, अभी ये समाज कभी जातिवाद का नाम दे रहे हैं ना ये लोग, कभी कोई भी व्यक्ति आके ऐसा नहीं बोला कि ये लड़के को आपने क्यों अरेस्ट किया है, इसको क्यों कस्टडी में रखा है आपने पूरे दिन के लिए। हमको खाना नहीं, पानी नहीं पिया हमने। इसलिए हमने अभी हाथ में ये जो शिक्षित युवा बेरोजगार समिति की रचना की, उसमें दिनेश भाई बांभणिया, रमजू भाई जाडेजा, राजन भाई ठक्कर, मैं भी हूँ, युवराज सिंह जाडेजा है और दूसरे भी हमारे सभी भर्ती के लोग हैं। टोटल कितने मेंबर हैं? इस समिति में कितने मेंबर हैं टोटल? इसमें मेरे अंदाज से तो 8 लोग जैसे है, 8-9 लोग हैं। इस समिति का एक ही मतलब है सर जी कि जितनी भी भर्तियाँ पेंडिंग है, जितनी भी सरकार ने भर्तियाँ जाहिर कर दी है लेकिन उसकी एग्ज़ाम नहीं ली, जिसकी ने एग्ज़ाम दे दी है उसका ओनली फॉर ऑर्डर बाकी है। और LRD का, हमारा जो LRD का मेन है कि हमको जो बंधारण के हिसाब से जगह मिल चाहिए, वो सब एक इकट्ठे हुए और ये समिति की रचना हुई
कि हम ये समिति से पूरे गुजरात के जितने भी शिक्षित बेरोजगार है, जिसको भी प्रॉब्लम है सरकार से, वो सबका आवाज़ हम उठाएंगे। इसमें ये समिति ने क्या कर दिया सर, आप मेरे को बताइए। ये अच्छा विचार है। मुझे जी, मैं आपका बात का समर्थन करता हूँ, अप्रिशिएट, बट माई क्वेश्चन इज कि मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि शिक्षित युवा बेरोजगार समिति जब बनी तो ये गुजरात सरकार से जब बात करने गई तो आपसे किन लोगों ने बात की, क्या बात की और आपने क्या मुद्दे रखे, ये समझाइए मुझे। क्योंकि वो लोग ये जानना चाहते हैं, जो लोग आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं, गुजरात में जो 10 लाख लोग बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि इस बात का क्लेरिफिकेशन हो कि वहाँ बैठ के आपने किन सरकार के नुमाइंदों के साथ बात की या फिर सरकार के कौन लोग थे जो आपको जवाब दे रहे थे। ओके सर जी। इसमें ऐसा है सर, हम लोग मीटिंग में गए, हमने वहाँ पे सभी कास्ट के एक व्यक्ति को लिया, SC ST OBC जनरल सबको लिया था, क्योंकि हमको पता था कि ये इनके पास दूसरा कोई हथियार नहीं होगा जातिवाद के खिलाफ। हमने सबको रखा। हम मीटिंग में गए, वहाँ भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे, वो है शिक्षा मंत्री है। अच्छा, ओके, एजुकेशन मिनिस्टर, वो शिक्षण मंत्री, हाँ वो एजुकेशन मिनिस्टर है। और प्रदीप सिंह जाडेजा सर है, वो है होम डिपार्टमेंट मिनिस्टर है सर। वो दो लोग हाजिर थे। फिर सभी भर्ती के जितने प्रॉब्लम थे वो दिनेश भाई बांभणिया, रमजू भाई जाडेजा और युवराज सिंह जाडेजा ने सब प्रश्न रखे कि भाई हमको ये दिक्कत है, हमारे जो विद्यार्थी है वो परेशान है और दुविधा में है, इसका हमको हल। हमारी जो मीटिंग थी ना, वो रजूआत का स्टेप था, उसमें कुछ डिसीजन नहीं लेना था। हम लोगों को सरकार के पास बात रखने गए थे। फिर मैं टेट वाले थे, उनको भी सरकार ने 15-20 दिन का और बहुत अच्छी तरह से सुना, जैसा हम सोच रहे थे कि सरकार सुन नहीं रही है। मेरा अनुभव बोल रहा हूँ कि मेरे को 15 मिनट दी और मेरे को 3 बार मेरे को मौका दिया। आपने LRD का मुद्दा रखा? मैंने वो LRD का मुद्दा रखा और वहाँ पे मैंने बोला कि सर जी ये है, हमको हमारी जो कायदा, जो बंधारण के भाषा में जो भी हमारी सीट बढ़ती है, कायदा के समक्ष जो भी हमारा होता है वो हमको चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। हमारी जगह है वो कायदे सर हमको देनी चाहिए, वो हमको चाहिए। और ये 67%। आपने ये बात किनको बोली? भूपेंद्र सिंह हमारे बोली या नहीं वो मैं तो होम डिपार्टमेंट में जो है सर प्रदीप सिंह जाडेजा सर, उनको बोली और उन्होंने मेरे को अच्छा प्रति उत्तर दिया। उन्होंने भी बोला नहीं अच्छे, अभी हाल में जो बच्चे मिल रहे हैं पुलिस में बहुत अच्छे मिल रहे हैं और मेरे को महकम है ही मैं, और उन्होंने प्रति उत्तर अच्छा दिया कि मैं बात करूँगा CM सर से और सब कुछ आगे की जो अभी ये पहली मीटिंग थी, अभी दूसरी मीटिंग होगी ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये बात की फिर सभी भर्ती में, ये बिन सचिवालय है, टेट है, GPSC है, ITI है, CPET है, टोटली भर्ती की वहाँ पे रजूआत हुई। और सरकार ने आपको बोला कि हम क्या बोला सरकार ने, बताइए क्या बोला सरकार ने? ऐसा बोला उसमें ऐसा है सर कि ये जो 1/8/2018 का GR है उसकी वजह से सब हो रहा है, तो ये जो है वो कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट का जैसे आएगा, सरकार ने बोला हम लोग क्लियर करने के लिए तैयार ही है, पर ये कोर्ट का मैटर है और ये जो GR का सॉल्यूशन होगा ना वो बंधारण के साथ होगा। अभी ये बात हुई और बाद में सब ने प्रश्न अपने अपने रखे और अच्छी तरह से सरकार ने सुना और प्रति उत्तर भी अच्छे दिए। और आगे की मीटिंग में मेरे को ऐसा हो रहा है कि हमारा LRD का मुद्दा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम लोग अभी रजूआत में गए थे, हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, हमारा आंदोलन तो चालू ही है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। हमको हमारा आखिरी सांस देना पड़े तो भी दे देंगे, पर न्याय तो लेके रहेंगे। ठीक, अभी कमलेश भाई मैं कुछ सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, आप LRD के उम्मीदवार हैं। मैं युवराज सिंह जाडेजा को, उनका भी नाम मैंने बहुत सुना है, गुजरात के एक लीडर है। मुझे ये बताइए दिनेश बांभणिया कौन है, राजन भाई ठक्कर कौन है? ये मैं 2 नाम लगातार देख रहा था ट्विटर पे, बहुत लोग इनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। मुझे जानना है ये 2 व्यक्ति किन पद पे हैं और ये क्या मदद कर रहे हैं आपके आंदोलन में? ये इसमें बात ऐसी, दिनेश भाई बांभणिया जो है वो पाटीदार आंदोलन जो हुआ था उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आंदोलन किया था और बहुत दिल के साफ व्यक्ति है। मैं तो उनसे मिला हूँ, मेरे को तो उनको पता है कि वो कैसे है। उनको मिला, मैंने उनको बोला कि सर ये प्रॉब्लम है और हमें सरकार हमको सुन नहीं रही। उन्होंने बोला नहीं मैं कर दूंगा आपकी मीटिंग, आप मेरे को विश्वास रखो, टाइम दो, तो सर आप करो जो भी मांगो, हमको हमारे जो भी हमको प्रॉब्लम हो वो हमारा हल कर दो सर, और सरकार के साथ हल करो। क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये जो पाटीदार आंदोलन में सर थे उनमें उन्होंने अच्छी भूमिका चलाई थी, इसलिए हमने भी इनमें सपोर्ट लिया उनका। और राजन भाई ठक्कर है, तो राजन भाई ठक्कर जो है वो हम उनको जानते नहीं थे, हमारा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, 1-2 महीने हो गए थे। बाद में राजन भाई अचानक आए कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि राजन भाई इनसे पहले, मैं आपको बात बोल दूँ, बिन सचिवालय के आंदोलन के अंदर राजन भाई थे, सबसे पहले शुरुआत वहाँ पे राजन भाई ने की थी।
वो बैनर और सब लेके राजन भाई बिन सचिवालय आंदोलन के साथ सब लोग थे तब, युवराज थे सब लोग। राजन भाई उनके पहले शुरुआत राजन भाई ने हुआ था उस आंदोलन के अंदर, उन्होंने अच्छा भूमिका भजी। हमने वो आए फिर हमारे पास कि क्या प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम किया, फिर वो बंदा हमारे साथ, हमारा भाई हो ऐसा हमारे साथ रह के हमको इतनी हेल्प की। हम जहाँ भी 300 किलोमीटर जाना चाहिए ना कि ये आदमी को मिलना है, अच्छा आदमी है, हमको सपोर्ट करेगा, तो बोले चलो जाते हैं, चाहेंगे तो कुछ होगा। अच्छा, इसलिए राजन भाई ये LRT के आंदोलन में बहुत बड़ा उनका योगदान है, राजन भाई का भी। राजन भाई ठक्कर। हाँ जी सर। सर सबसे पहले बताइए कि आप जिस शिक्षित युवा बेरोजगार समिति में सभ्य हो जी, ये समिति गुजरात के स्टूडेंट के लिए या फिर गुजरात के छात्र के लिए आगे क्या करने वाली है? सरकार के सामने क्या पक्ष रखोगे आप जिस बेरोजगार समिति के सभ्य हो तो? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो गुजरात की जो गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम्स थी बराबर, वो सारी एग्ज़ाम्स के अंदर गवर्नमेंट की ओर से सब उम्मीदवारों को, जो सब कैंडिडेट थे, उन सब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था बराबर। जैसे कि ये LRT का मुद्दा है सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, फिर तो वो मुद्दा, फिर बिन सचिवालय का मुद्दा, एक टेट का था, फिर GPSC का था, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा था बराबर। यानी कुछ टॉपिक ऐसे थे, कोई एग्ज़ाम ऐसी थी कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जॉब के फाइनल ऑर्डर देने बाकी थे, और कुछ टॉपिक ऐसे थे कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और आगे की 2 से 5% प्रोसेस बाकी थी। और कोई एग्ज़ाम ऐसे थी कि जिसको, जैसे कि बिन सचिवालय थी, जो उसकी एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, फिर से उसके एग्ज़ाम डेट लेनी बाकी थी बराबर। और ये जो LRT का मुद्दा, अगर वो मुद्दा तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2 दिन में क्लियर हो सकता है, LRT का मुद्दा तो इतना सॉल्व है बराबर। लेकिन ये सब लोग अलग अलग चल रहे थे, बिन सचिवालय वाले अलग, टेट वाले अलग, GPSC वाले अलग, और ये जो LRT वाले अलग थे बराबर। हम लोग सब साथ में चल रहे थे अलग अलग। तो ये हम लोगों ने एक शिक्षित युवा बेरोजगार समिति बनाई और उसके अंदर में सब एग्जाम वालों को कलेक्ट किया, हम लोगों ने सबको साथ में लिया बराबर कि भाई आपके जो प्रॉब्लम्स है, मंच पे लाया है कि भाई हम हमारी बात सरकार तक इस मंच के थ्रू पहुंचाएंगे जी, एक प्लेटफॉर्म दिया बराबर। यानी जो लोग अलग अलग घूम रहे थे, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी जो तो उसके बाद जो हम लोगों ने जो शिक्षित युवा बेरोजगार समिति बनाई, वो गवर्नमेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया कि वहाँ पर बैठ के सब लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, समिति के द्वारा बातचीत हो सकती है सबकी। और अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एग्ज़ाम का जैसे कोई 4 में से 2 एग्ज़ाम का सॉल्यूशन दिया और 2 एग्ज़ाम का नहीं दिया बराबर, तो हम जैसे कि LRT का दे दिया, बिन सचिवालय का दे दिया, 2 लोगों का बाकी है, तो हम सबको पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाहते हो। अगर LRT वाले ले लेना चाहते हैं तो LRT वाले अपनी जॉब लेके निकल सकते हैं, वैसे दूसरी कोई एग्ज़ाम होगी तो दूसरी कोई एग्ज़ाम के लोगों के साथ अन्याय हुआ होगा तो वो लोग जुड़ते जाएंगे, पुराने निकलते जाएंगे, नए जुड़ते जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग कब है? शिक्षित युवा बेरोजगार समिति अब कब मिलेगी सरकार के साथ? हाँ सर, वैसे एक्चुअली क्या था, आज गुजरात में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह सर का दौरा था बराबर। तो उसके लिए उन लोगों ने बोला था कि अगर वो लोग चले जाएंगे 13 या 14 तारीख को वो लोग जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी, यानी 2-4 दिन की गिनती रख सकते हैं, मैक्सिमम विद इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। आई विल वेट एंड वॉच एंड मैं आशा रखूंगा कि आप इस समिति के थ्रू इन सभी छात्रों को न्याय दिलाएं। और जब दूसरी मीटिंग होगी तो आप सरकार के सामने ये पक्ष भी रखें कि कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं गुजरात में, कितने लोगों के पास शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं है। तो ये थे कमलेश भाई सोलंकी और उनके साथी। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए